आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सिराजुल हक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, बाकी मेरे लीडरान कराम यहाँ जो तशरीफ़ फरमाएँ, मैं सबका नाम लूँगा तो आपका वक्त बहुत लगेगा, मुझे एहसास है कि टाइम बहुत कम है। देखें, हमारे साथ तो दो किस्म के, उसामा साहब ने कुछ हमारी नुमाइंदगी कर दी है, मैं ममनून हूँ आपका। हमारे साथ तो दो किस्म के रवैये रखे गए। एक प्री पोल रिगिंग, जो कुछ पिछला एक साल हुआ, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो 9 मई के खालिक थे वही 9 फरवरी के खालिक थे। वो आपको पता है कि कौन 9 फरवरी वाले हैं, और उन्होंने ही 9 मई कराया। 9 मई का ड्रामा रचा के जिस तरह हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगवा बराए बयान हुए, जिस तरह लोगों को उठाया गया, पार्टियां तब्दील कराई गईं, किंग्स पार्टियां बनाई गईं, उनमें जाकर शमूलियत कराई गई। ये अलग बात है कि किंग्स पार्टी के भी अगर 2 बंदे जीते हैं तो वो भी जितवाए गए हैं, एक सलमान अकरम राजा से और एक हमारे एक अली एजाज भुट्टर से, दोनों वकला से। वो सब आपके सामने है, उसमें तफसील में जाए बगैर। और जो पख्तून के PK में हुआ परवेज खटक साहब के साथ, वो हमारा एक आम वर्कर जिसने उनको हरा दिया, 5000 वोट उन्होंने लिए। चूँकि मेरे सारे दोस्त अब PTI के KPK से आते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने तरीक़ाकार गलत अडॉप्ट किया, आपको फॉर्म 47 का वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था जो हमने किया। हम जिस तरह गए और जाकर बैठ के ज़बरदस्ती हमने उनसे वो रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, और जो हमारे लोग उनके बकौल कमज़ोर थे, जो नहीं गए या रात को जश्न मना के सो गए कि जी ये रिजल्ट है, तो उनके खिलाफ फिर फैसले आ गए। बहरहाल, तो एक जो प्री पोल रिगिंग हुई, सारी चीज़ें हम माजी की छोड़ भी दें। जिस दिन हमने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए, आप सारे मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब ने देखा। फॉर्म छीने गए, प्रपोजल सिकंडर उठाए गए और कैंडिडेट्स किडनैप किए गए। जब ये सारा ड्रामा आपने देखा, नहीं चला, तो जनाब मेरे समेत हमारे जो मेन लीडरशिप थी, 90 से 95% हमारे लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। और उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट में गए और वहां से हमारी कोई 90% लोग हमारे रेस्टोर होकर वापस आए। ये तो था प्री पोल रिगिंग के उस वक्त तक, जब तक कागजात एक्सेप्ट नहीं हुए। उसके बाद मैं अपने हल्के की बात करता हूं। मेरी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इस F8 से पीछे पीछे सारा ये मेरा हल्का था। मैं ये समझ रहा था कि मैं एक वकील होने के नाते 33 इयर्स मेरी, मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट बार का, मैं बार काउंसिल का फाउंडर वाइस चेयरमैन रहा, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा। तो शायद मेरे हल्के में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंसी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये प्री पोल रिगिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाएंगे। और मेरी एक पोलिंग स्टेशन, बल्कि मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी था, जहां प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले लोग, उनकी लोगों की वहां वोटिंग थी, और वहां से भी मैं बड़ी लीड से जीता हूं। और 46 यूनियन काउंसिल थी, सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूं। कोई 1-2 से शायद मुस्तफा खोकर साहब कोई एक से जीते हैं, मगर 99% जो भी थी वो सारी की सारी मैं जीता हूं। तो वो रिजल्ट हमारा जो कुछ आया वो सब आपके सामने है। 1,05,000 वोट लेके मुझे तो हरवा दिया गया। जिसने 51,000 वोट लिया उसको जितवा दिया गया रात की तारीकी में। वो पूरी लंबी मिसाल है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं, उस तफसील में जाए बगैर। जो कुछ हुआ, देखें, एक बात तय हो गई है, आज 2024 का वो पाकिस्तान नहीं है जो हम 1970 में देखा करते थे, 77 में देखा, या जो माजी के इलेक्शंस हुए हैं। आज हर शख्स तक वो इंफॉर्मेशन है। चूंकि हमारे साथ सिर्फ ये नहीं हुआ, आपको बताऊं, आखिरी रात मेरे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार हुए, पोलिंग एजेंट्स बाकायदा अरेस्ट हुए। FIR तो मुतवातर कटी। जहां मसलन एक जगह से FIR कट रही है तो पूरे जो मेरे हल्के के जो चीफ सपोर्टर्स थे उनके नाम डाल के तो उसमें FIR में शामिल। रात को, यानी जिस दिन मैं कैंडिडेट बना और उसके बाद से लिया, रात को कम से कम 2, 4, 5, 6 हमारे सपोर्टर्स के घर में छापे जरूर होते थे। हमारे उनको ये हिदायत थी कि आप अपने घरों में ना रहें। और एक गाड़ी पुलिस की होती थी, बाकी सब सिविल कपड़ों में होते थे। वहां छापे जरूर पड़ते थे, कोई गिरफ्तार होते थे, कोई नहीं होते थे। उसके लिए हमने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट ने आर्डर्स किए कि इनके लोगों को गिरफ्तार न किए, इनके लोगों को हरास न करें। SSP ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि आपको ये फोन करेंगे अगर रात को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने इनकी टेलीफोन भी सुनने हैं, उनके मसाइल हल करने हैं। और जिस दिन से उनकी जिम्मेदारी लगाई उसके बाद उन्होंने वो रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने इलेक्शन के बाद की डेट रखी थी, वो रफ्तार बढ़ा दी।
SSP ने फोन उठाना बंद कर दिया। बहरहाल जो कुछ होता रहा, इलेक्शन डे पे भी हमारे जो कैंप्स थे वो भी नहीं लगने दिए, और जो लगे थे उनको खड़ा भी किया बाज जगहों पे। मगर इस सब कुछ के बावजूद हम उसमें नहीं जाना चाहते, तफसीलात बहुत हैं। ये इलेक्शन की बारी आएगी तो देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल में जहां जाएंगे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो कुछ हुआ, कौम निकली बाहर, क्योंकि जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल इन्होंने कायम कर रखा था उसके जवाब में। और पाकिस्तान दुनिया का ये पहला इलेक्शन होगा कि जहां जिस दिन इलेक्शन हो आप कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें, आप टेलीफोन भी बंद कर दें, नेट भी बंद कर दें, और किसी को कोई कम्युनिकेशन नहीं हो। और EVM सिस्टम जो इन्होंने बनाया था वो ये था कि जो ही वो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फौरी तौर पर पोस्ट कर देना था, और उस पोस्ट को वो सिस्टम में आ जाता और वो रिजल्ट सामने आ जाता। लेकिन चूंकि नेट बंद कर दिया गया था, वो भी उन्होंने किया होगा जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मगर EVM सिस्टम का कोई रिकॉर्ड किसी के पास अभी तक नहीं है। वहां क्या क्या चीज मौजूद है, किसने कब कौन सा फॉर्म जमा कराया, कौन सा नहीं किया। और इस वक्त तक ना फॉर्म 45, ना फॉर्म 48, ना 49, कोई चीज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में, कुछ केसेस में उन्होंने फाइल डाले थे लेकिन फौरी तौर पर उनको डिलीट कर दिया गया। अब ये देखें जो तरीकाकार है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। सेक्शन 90 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो अनाउंसमेंट होती है ये रिजल्ट कहलाता है। यानी उसका तो आप समझते हैं, सारा दिन को जो वोटिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग जब होगी, एजेंट्स मौजूद होंगे, उन एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको काउंट करेगा, तमाम पोलिंग एजेंट्स को साइन करेंगे, और अगर कोई पोलिंग एजेंट एतराज करेगा या साइन नहीं करेगा तो उसका एतराज उस पर लिखा जाएगा। और हमारे हलकों में, और जो मेरे पास आए हैं, जो बाकी दोस्तों के भी आए हैं, किसी हलके में उन्होंने एतराज नहीं किया पोलिंग एजेंट्स ने, यानी वो एक्सेप्टेड था फ्रॉम द अदर साइड आल्सो। और वो पोलिंग एजेंट्स का और वो जो रिजल्ट था, यानी सेक्शन 90 का सब सेक्शन 10, 12 और 13 इसको रिजल्ट कहता है, ये रिजल्ट है। अब फॉर्म 47 क्या है, वो कंपाइलेशन है, वो स्टेटमेंट कहलाती है। उसको सेक्शन 92 जो है वो स्टेटमेंट कहता है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होती है। वो उन सबको इकट्ठा जमा करता है और कंसोलिडेट करके वो उसको फॉर्म 47 जारी करता है। ये बात जहन में रहे। जैसे मसलन हमारे हल्के में 47 में 387 पोलिंग स्टेशन थे। 387 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन अगर 5 या 6 एजेंट्स भी बैठे हों, 5 भी बैठे हों, और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हों, तो तकरीबन 387 के 3000 मुख्तलिफ अशखास के उसके ऊपर दस्तखत है। 3000 दस्तखत को उठा करके एक करप्ट रिटर्निंग अफसर उसको उठा करके डस्टबिन में डालता है, और वो उसके ऊपर दस्तखत करता है फॉर्म 47, और वो उसको बना देता है कि जी ये हतमी हो गया। और उसी की बुनियाद पर फिर बैलेट पेपर्स, जो पोस्टल बैलेट पेपर्स आते हैं, उसको रिजल्ट शामिल करके वो सेक्शन 95 का फॉर्म 48 बनता है। उसके लिए भी नोटिस देना जरूरी है। 92 में भी फॉर्म 47 बनाते वक्त भी प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट होना जरूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। बल्कि मेरे केस में तो क्या हुआ, हम इलेक्शन कमीशन से स्टे ले आए कि जनाब फर्दर कंसल्टेशन रोक दी जाए फॉर्म 48 वाली। हम 11 तारीख का टाइम था, 11 तारीख को हम सुबह पहुंचते हैं, 11:30 बजे, 12 बजे का टाइम था। वो हमें लिख के देता है RO कि जनाब आपका प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, लिहाजा हमने भी रोक दिया है, फर्दर कंसल्टेशन इज पोस्टपोन। हम जाते हैं, घंटे बाद जनाब वो हमारे अपोनेंट को बुलाता है और वहां सारे रिकॉर्ड टेम्परिंग करता है, जो भी करता है। रात को इलेक्शन कमीशन खुद अपने स्टे के बावजूद, रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर्स होने के बावजूद रात को नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस तरह की करप्ट ब्यूरोक्रेसी कर रही है, आप मुतरासिर नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, कर लें मुतरासिर नुमाइंदगी, लेकिन बात यह है कि जो सरेआम सबकी आंखों के सामने डाका डाला जा रहा है, आपको वोट पड़े हैं फर्ज करो 7000, अगले बंदे को उन्होंने 77,000 डाल दिए, आपको पड़े हैं 1,05,000, उन्होंने उठा करके उसको 1.5 लाख कर दिया, आप करेंगे क्या? बात यह है कि जब तक हमारे वो सहूलतकार जिसने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, दुश्मन के बच्चों को तो पता नहीं कब पढ़ाएंगे, कौम के बच्चों को डाका जनी बतानी शुरू कर दी। सिर्फ डाका डलवाना शुरू नहीं किया, बल्कि खुद डाका जनी के सहूलतकार बन गए और वहां बैठ के डंडे के जोर पे वहां सारा कुछ कराते रहे। ये सबकी आंखों के सामने है। तो भाई जिन सहूलतकारों ने ये जो जराइम में मुलव्वस हैं, उनका जब तक एहतसाब नहीं होगा,
ان کو آپ اپنے بارڈرز پہ نہیں بھیجیں گے, ان کا سیاست سے رول ختم نہیں کریں گے, اور جب تک یہ سیاستدان سارے مل کے اس پروسیس میں پیورٹی نہیں لائیں گے, آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے اور کبھی ہوں گے بھی نہیں. کیونکہ انہوں نے بلوچستان سے پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا ہم نے کس کرمنل کو آگے لانا ہے, کیونکہ وہ کرمنلز کو ہی آگے لائیں گے تو ان کا کام چلے گا, کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے. اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پہلے سے بلوچستان میں ہوتا تھا یا سندھ کے کچھ حلقوں میں ہوتا تھا. مجھے کراچی کے ایک منتخب شدہ 47 کے مطابق منتخب شدہ جس کے 4000 سے شاید ووٹ ہوں, ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ کے لوگوں نے 1-1 لاکھ کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے, لیکن ہم نے ہرا دیا. اور جو کچھ ہوا اسلام آباد کے حلقے میں, تینوں حلقوں میں ہم بڑی لیڈ سے جیتے. اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں اسلم صاحب, کاشف چودھری صاحب, مصطفیٰ کھوکھر صاحب, ایون ٹی ایل پی کے حافظ خابر اخلاص صاحب, باقی لوگ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی وہی فارم 45 ہے نا, جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے, وہی سب کے پاس ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے فارم 45 سامنے نہیں لے آئے. مگر ان چیزوں کو پہلے ہوتی تھی چوری. اب چوری کے اوپر تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ ہوتا تھا. یہاں جس طرح کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے, ہمارے ایسے وکلاء صاحبان ہیں جو 82 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں, اب 53,000 کی لیڈ میری تھی. جب اس طرح کا رزلٹ کو ایک دم چینج کر دیا گیا تو ڈاکہ زنی جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے, سب کو پتا ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس میں شریک کار ہیں, ان کو جب تک آپ نے پراپرلی ایک عوامی, جمہوری اور سوشل پریشر کے ذریعے نہ چینج کیا, نہ روکا, کیونکہ آئین اور قانون تو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے, مگر آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں, جو اس نظام کو درست کرنے کے رکھوالے ہیں, وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن سمیت. تو اس کرپشن کو وہ فروغ دے رہے ہیں, اس کرپٹ پریکٹسز کو اور اس ڈاکہ زنی کو, اور وہ اس کے سہولت کار بن گئے ہیں. تو آپ کے پاس اب آخری جو راستہ ہے, یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن بنا جائے. بہت اچھی بات کی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس عوامی کمیشن کے ذریعے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کریں, اور جماعت اسلامی نے یہ جو آج سٹینڈ لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا سہرا بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آج اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلایا ہے. اور سوشل میڈیا, ٹویٹر بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں ٹرینڈ بن رہے تھے. تو دنیا میں سوال کرنے والے کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے, یہاں سوال کرنے والے کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے, اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے. بہت ساری تفصیلات میں اس میں جانے بغیر, کیونکہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آخری بات کہ یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم ملک کے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, احتساب عوام کرے. اور عوام احتساب آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے. عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے, عوام کو لیڈر سے حل بھی دینا ہے, اور یہ آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ میں پھر آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور ہمیں بلایا. تھینک یو.